Welcome to all in Pharmacy class. I am Ankit Mangal, Associate Professor, Department of Pharmaceutical Chemistry, Smriti College of Pharmaceutical Education, Indore. Today we continue our topic sources of impurities in pharmaceutical chemicals. जैसे कि हम हमारे प्रीवियस लेक्चर में बात करते हैं impurities के बारे में. Impure compound are such compound which are having of any foreign matter. मतलब कि ऐसे कंपाउंड जिसमें कोई फॉरेन सब्सटेंस या फॉरेन मैटर प्रेजेंट होता है, इस कंपाउंड को बोलते हैं हम इम्प्योर कंपाउंड. और किसी प्योर कंपाउंड में जब फॉरेन मैटर आ जाता है तो वो इम्प्योर हो जाता है. उसके बाद हम बात कर रहे थे सोर्सेज ऑफ इम्प्योरिटीज इन फार्मास्यूटिकल केमिकल्स या फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस. मतलब कि ऐसे कौन कौन से सोर्सेज होते हैं जिससे इम्प्योरिटीज फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस में या किसी मेडिसिन में या किसी फॉर्मुलेशन में आ जाती है, वो हम बात कर रहे थे. तो उसके लिए जो है हमने ये सारे सोर्सेज हमने डिस्कस किए थे. फर्स्ट इज रॉ मटेरियल एम्प्लॉयड इन मैन्युफैक्चर. जैसे कि लास्ट लेक्चर में बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं कि रॉ मटेरियल से कैसे इम्प्योरिटीज आ सकती है प्रोडक्ट में. सेकंड इज रिएजेंट यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस. ये भी हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके थे कि रिएजेंट से कैसे इम्प्योरिटीज आ सकती है प्रोडक्ट में, ये रिएजेंट कैसे एक्ट करता है एज अ सोर्स ऑफ इम्प्योरिटीज. थर्ड हमने डिस्कस किया था मेथड ऑफ प्रोसेस यूज्ड इन मैन्युफैक्चर. मतलब किसी भी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस करने के लिए अगर हम कोई गलत मेथड या प्रोसेस सिलेक्ट कर ले तो उससे भी इम्प्योरिटीज हमारे फाइनल प्रोडक्ट या फिनिश प्रोडक्ट में आ सकती है. ये भी हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके थे. नेक्स्ट इज केमिकल प्रोसेस यूज्ड इन मैन्युफैक्चर. जैसे कि हमने बात की थी कि कई तरह की केमिकल रिएक्शंस होती है, जैसे ऑक्सीडेशन होता है, रिडक्शन होता है, हाइड्रोलिसिस होता है. तो ये सारी केमिकल प्रोसेस के थ्रू भी जो इम्प्योरिटीज रहती है वो प्रोडक्ट में आ सकती है. नेक्स्ट हमने बात की थी एटमॉस्फेरिक कंटामिनेशन ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस. एटमॉस्फेरिक कंटामिनेशन का मीनिंग जैसे कि आसपास का जो कंटामिनेशन होता है, या आसपास का जो एटमॉस्फेयर है वहां कोई डस्ट पार्टिकल या कुछ फॉरेन पार्टिकल प्रेजेंट रहते हैं, वो प्रोडक्ट में आ जाते हैं. तो आसपास अगर जहां वर्क कर रहे हैं, जहां मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो रही है, वहां पर अगर का एटमॉस्फेयर अगर कंटामिनेटेड है, ठीक है, तो वहां से भी इम्प्योरिटीज प्रोडक्ट में आ सकती है. तो ये 5 पॉइंट हम नेक्स्ट सेक्शन में डिस्कस कर चुके थे. अब हम बात करते हैं आगे के पॉइंट्स की. नेक्स्ट पॉइंट इज इंटरमीडिएट प्रोडक्ट यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस. इंटरमीडिएट प्रोडक्ट. अब यहां पर समझने वाली बात यह है कि इंटरमीडिएट प्रोडक्ट क्या होता है. तो इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं इंटरमीडिएट प्रोडक्ट को. देखिए जैसे फॉर एग्जांपल हमने रॉ मटेरियल यूज करा है A प्लस बी, इससे बना है C. अब C में हमने ऐड करा है D और इससे बना है E, और E से फाइनली बना है हमारा प्रोडक्ट F. क्लियर है. तो यहां पर आप देखेंगे कि यहां पर जो C और D बने इंटरमीडिएट है, यहां पर जो E है वो इंटरमीडिएट है. कहने का मतलब ये है कि जो इनिशियल जो मटेरियल रहता है और लास्ट में जो प्रोडक्ट बनता है, इनकी जो रिएक्शंस होती है, इनकी रिएक्शंस के बीच में जो बनने वाले प्रोडक्ट रहते हैं दैट इज कॉल्ड एज इंटरमीडिएट. अब यहां पर एक क्वेश्चन आता है कि जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है ये कैसे इम्प्योरिटीज के लिए एक्ट करते हैं, क्योंकि ये तो रिएक्शन के बीच में ही बन रहे हैं. तो यहां पर समझने वाली बात है कि देखो प्रोडक्ट बन रहा है F, लेकिन क्या होता है कि अगर C और D मान लो प्रोडक्ट के साथ आ जाते हैं और E भी इस F के साथ आ जाता है प्रोडक्ट के साथ, तो हमें ना C की रिक्वायरमेंट है, ना हमें D की रिक्वायरमेंट है, ना A की रिक्वायरमेंट है, ना B की है, ना E की. हमारा प्रोडक्ट कौन सा है F. तो हमें रिक्वायरमेंट किसकी है, F की. और बाकी क्या होगा, लेकिन कि COD और जो E है, जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट जो बन रहे हैं, ये भी क्या होगा प्रोडक्ट के साथ आ जाते हैं, तो ये एक्ट करते हैं एज अ इम्प्योरिटीज. तो इसलिए क्या होता है कि इंटरमीडिएट प्रोडक्ट होता है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में जो बनते हैं वो भी एक्ट करते हैं एज अ इम्प्योरिटीज. तो जब भी कोई भी फॉर्मुलेशन होता है या कोई भी प्रोडक्शन बनती है तो ये ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है कि इंटरमीडिएट प्रोडक्ट उसमें से पूरी तरह से रिमूव हो जाए. अगर वो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट कुछ अमाउंट में या थोड़ी बहुत क्वांटिटी में भी अगर रह जाते हैं तो भी एक्ट करते हैं एज अ इम्प्योरिटीज. नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं डिफेक्ट इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस. डिफेक्ट इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को हम समझते हैं कि ये कैसे एक्ट करता है एज अ इम्प्योरिटीज. क्या होता है कि जैसे कोई भी फॉर्मुलेशंस या कोई भी कंपाउंड को बनाने के लिए एक प्रोसेस होती है, मेथड होती है, ठीक है. फॉर एग्जांपल उसमें जैसे हमें अल्कोहल लेना है 50 ml, ठीक है, उसमें एसीटोन लेना हमें 100 ml. अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि हम अल्कोहल को 50 की जगह ले रहे हैं, 50 की प्लेस पे ले रहे हैं 60 ml, जो दूसरा कंपाउंड हमें 100 की प्लेस पे ले रहे हैं 120 ml.
हमें हीट करना 4 आवर्स के लिए, 4 घंटे के लिए, पर हम उसको हीट कर रहे हैं 1 आवर्स के लिए। हमें उसको फिल्टर करना था लेकिन हमने फिल्टर नहीं किया। कहने का मतलब जो उसकी प्रोसेस है, ये जो उसकी मेथड है, वो हम प्रॉपर तरीके से फॉलो नहीं कर रहे हैं, ठीक है, या उसमें कोई चेंजेस करते हैं, या हम उसको गलत प्रोसेस फॉलो करते हैं। अगर अपन गलत प्रोसेस फॉलो करेंगे या मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में ही अगर डिफेक्ट होगा, या जो हमें प्रोसेस मिली है वही हमें डिफेक्ट, उसमें ही अगर डिफेक्ट होगा, तो उससे क्या होगा कि इम्प्योरिटीज हमारे प्रोडक्ट में आ सकती है। अब उससे इम्प्योरिटीज कैसे आ सकती है, उससे ऐसा है कि अगर अपन गलत मेथड फॉलो करेंगे तो गलत प्रोडक्ट बनेगा। अब गलत प्रोडक्ट बनेगा तो वो हो सकता है कि प्रोडक्ट जो बना हो वो इम्प्योर हो। तो इसलिए अगर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में अगर डिफेक्ट हो तो उससे इम्प्योरिटीज क्या होती है, प्रोडक्ट में आ सकती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग हजार्ड्स। हजार्ड्स मतलब कि ऐसे सर्कमस्टेंसेस, ऐसे एक्सीडेंट जो कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में हो सकते हैं या होते हैं। अब जैसे फॉर्मुलेशन जो भी होता है, जैसे टैबलेट बनती है या सिरप बनते हैं या कैप्सूल बनते हैं, तो उसमें कई तरह की मशीनरी यूज होती है। अब जैसे पाउडर से टैबलेट बना रहे हैं, ठीक है, तो पाउडर को मिक्सिंग करने के लिए मशीनरी होती है, पाउडर को ग्राइंडिंग करने के लिए मशीनरी होती है। अगर वो मान लो मिक्सिंग का जो पार्ट या मान लो जो मशीन है उसका एक पार्ट गिर के प्रोडक्ट में आ गया है, ठीक है, या ग्राइंडिंग हो रही है, जो ग्राइंडर टूट के प्रोडक्ट में आ गया हो, तो वो एक्ट करेगा एज ए इम्प्योरिटीज। इसका सिंपल सा एग्जांपल है कि रेनबेक्स का आपको केस बताते हैं कि रेनबेक्सी जो है पेरेंटल बनाती थी। रेनबेक्सी इंडिया की टॉप कंपनीज में से एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ यहाँ पर। वो पेरेंटल फॉर्मुलेशन करती थी बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स का। उसके पेरेंटल में ये देखा गया कि उसमें कुछ ट्रेसेस आ रहे थे। पेरेंटल मतलब कि जो है अपन जिसको इंट्रावेनसली यूज करते हैं इंजेक्शन के फॉर्म में, दैट इज कॉल्ड एज पेरेंटल। तो पेरेंटल में उसके लिखा है कि उसमें जो है ट्रेसेस आ रहे थे किसी इम्प्योरिटीज के लिए। अब उनका रॉ मटेरियल भी सही था, उनकी मशीन भी ठीक थी, उनके रीजन भी प्रॉपर थे, मेथड भी सही फॉलो कर रहे थे, तो ये ट्रेसेस कहाँ से आ रहे थे। तो देखा गया कि जो वहाँ पर जो पर्सन काम करते हैं वो उन्होंने एप्रिन चेंज नहीं करते हैं, ठीक है, तो एप्रिन चेंज नहीं किए थे उन्होंने, तो एप्रिन चेंज नहीं किए तो उसकी जो डस्ट है वो आके कहाँ पर आ गए, पेरेंटल्स में आ गए। तो इस तरह से कई तरह के मैन्युफैक्चरिंग हजार्ड्स हो सकते हैं, कई तरह के ऐसे एक्सीडेंट हो सकते हैं ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, जिससे क्या होता है इम्प्योरिटीज प्रोडक्ट में आ सकती है। कई मशीनों से भी इम्प्योरिटीज आ सकती है, कोई मशीन का कोई पार्ट टूट जाए तो उससे इम्प्योरिटीज आ सकती है, ब्रेक हो जाए तो वहाँ इम्प्योरिटीज आ सकती है। नेक्स्ट इज स्टोरेज कंडीशन। अब हर प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग करने से पहले भी और करने से बाद की भी स्टोरेज कंडीशन रहती है। अब उसमें मेंशन रहता है कि स्टोर करना है इसको 25 डिग्री सेल्सियस पे, आप उसको स्टोर करें 40 डिग्री सेल्सियस पे। किसी प्रोडक्ट को स्टोर करना हमारा 2 डिग्री सेल्सियस पे, आप उसको रूम टेम्परेचर पे स्टोर करेंगे। किसी प्रोडक्ट को स्टोर करना है सनलाइट से प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको सनलाइट के फॉर्म में रखने के लिए, जैसे इसका एग्जांपल है क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म सनलाइट के प्रेजेंट में फॉस्फिन बनाता है। अब आपने स्टोर किया था क्लोरोफॉर्म, लेकिन कन्वर्ट किस में हो गया, फॉस्फिन में। तो क्या होगा कि कुछ क्लोरोफॉर्म का कन्वर्ट फॉस्फिन में जाएगा, तो ये फॉस्फिन की इम्प्योरिटीज में रहेगी, क्लोरोफॉर्म में रहेगी। तो ऐसे क्या होता है कि अगर प्रोडक्ट को प्रॉपर स्टोर नहीं किया जाए तो उसमें भी कंटामिनेशन, उसमें इम्प्योरिटीज आ सकती है। अपन घर पे भी देखते हैं, अगर दूध को अगर प्रॉपर टेम्परेचर पे स्टोर नहीं किया गया तो फट जाता है वो, ठीक है। अगर वेजिटेबल्स को प्रॉपर टेम्परेचर पे स्टोर नहीं करते तो वो भी खराब हो जाती है। तो कहने का मतलब उसमें कहीं ना कहीं इम्प्योरिटीज आ जाती है। तो ये अगर स्टोरेज कंडीशन अगर प्रॉपर नहीं है प्रोडक्ट को स्टोर करने के लिए, तो उससे भी इम्प्योरिटीज प्रोडक्ट में आ सकती है। नेक्स्ट है डिकम्पोजिशन ऑफ प्रोडक्ट ड्यूरिंग स्टोरेज। अब अपने स्टोरेज तो उसको करा है, लेकिन क्या होता है कि आपने बहुत लॉन्ग टाइम तक उसको करा स्टोरेज करने के लिए, इस ड्यूरेशन में वो डिकम्पोज हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल वेजिटेबल आपने घर पे जो वेजिटेबल आपने फ्रिज में रख दी, लेकिन उसको महीने भर तक रख रखी है, 2 महीने तक रख रखी है, तो इतने टाइम तक उसका डिकम्पोजिशन हो गया, खराब हो गए वो। ऐसा कई केसेस सस्पेंशन में देखे जाते हैं, इमल्शन में देखे जाते हैं, जो कि क्रैकिंग हो जाता है, इमल्शन का क्रीमिंग हो जाता है, फेज इन्वर्शन हो जाता है, ऐसे कई तरह के केसेस होते हैं। तो अगर ऐसे कुछ चीजें हो रही है कि आपने स्टोर तो कंडीशन में करा है लेकिन उसका डिकम्पोजिशन हो रहा है, ठीक है, डिकम्पोजिशन मतलब कि प्रोडक्ट किसी और फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, तो वो भी एक्ट करेगा एज ए इम्प्योरिटीज। नेक्स्ट है एक्सीडेंटल सब्स्टिट्यूशन और एडल्ट्रेशन विद स्पूरियस और यूजलेस मटेरियल। एक्सीडेंटल सब्स्टिट्यूशन, इसको हम ऐसा समझते हैं कि हम कोई मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कर रहे हैं, हमें ऐड करना था वाटर और हमने ऐड कर दिया अल्कोहल। तो यहाँ पर हमने क्या करा, वाटर को रिप्लेस करा अल्कोहल से। ये एक्सीडेंटली हुआ, ठीक है। जैसे घर में भी ऐसा होता है कि हमें चाय बनाना है, चाय में नमक की जगह शक्कर की जगह नमक ऐड कर दिया, तो क्या हुआ, एक्सीडेंटल सब्स्टिट्यूशन। अब शक्कर की जगह नमक ऐड कर देंगे तो क्या होगा, उसका टेस्ट खराब हो जाएगा। सिमिलरली प्रोडक्ट को अगर हम बनाएंगे और उसमें हम किसी कंपाउंड से उसको रिप्लेस कर देंगे, तो उससे क्या होगा कि जो कंपाउंड बनेगा वो इम्प्योर बनेगा, या हो सकता है वो कंपाउंड बने ही ना। तो दैट इज कॉल्ड एज एक्सीडेंटल सब्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट है एडल्ट्रेशन। एडल्ट्रेशन का अगर अपन सिंपल हिंदी में मीनिंग देखें तो इसका मीनिंग होता है मिलावट, ठीक है।
जैसे कि फॉर एग्जाम्पल में प्रोडक्ट बनाना है, ठीक है, एस्पिरिन की टेबलेट बनाना है, और एस्पिरिन की टेबलेट बनाना है तो मैं एस्पिरिन जो अपन 100% प्योर ना है तो हम 98% प्योर ले लिया या उसको मिलावट कर दिया उसी की जैसे सब्सटेंस से, तो जिससे अपन उसका एडल्ट्रेशन कर रहे हैं, जिससे उसकी मिलावट कर रहे हैं, तो वो क्या होगा, ऐसा एक्ट करेगा एज इम्प्योरिटीज। तो यहाँ हमें ध्यान रखना है कि हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं या जो जिसका फॉर्मेशन कर रहे हैं उसको हम यूजलेस मटेरियल से या उससे कम ग्रेड वाले या लोअर सब्स्टिट्यूशन से उसको रिप्लेस ना करें। अगर यहाँ लोअर सब्स्टिट्यूशन से रिप्लेस करते हैं या उसको एडिट्रेट करते हैं या उसमें कोई मिलावट कर देते हैं तो वो कहीं ना कहीं एक्ट करेगा एज अ इम्प्योरिटीज। तो ये तो था सारे सोर्सेस ऑफ इम्प्योरिटीज इन फार्मास्यूटिकल्स। अब इसके नोट्स जो मैं इस वीडियो के साथ आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है, बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि बहुत एक इंपॉर्टेंट है ये। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स टू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।